नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक नया विषय पैदा हो गया है हमारे देश में। ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें लगातार हो रही हैं पिछले कई वर्षों में, जब से आप कह सकते हैं कि एक सत्ता परिवर्तन हुआ है 8 साल पहले। जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को ये भरोसा दिलाया गया है कि शायद इन्हीं में इस देश का विकास, जो उनके हिसाब से नहीं हुआ है, अवरुद्ध है, उसको किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों का तो आपने देख ही लिया, 370 हटा दी गई और आप कश्मीर की हालत आज जानते ही हैं कि वहाँ जो बचे-खुचे कश्मीरी पंडित थे, इस समय वो रास्ते में हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जबरन उनको रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी लगातार हत्याएँ हो रही हैं, वो रुकने को तैयार नहीं है, वो भी भागने को वहाँ स्थिति में है। हमारे देश की लगभग आधी सेना, अर्धसैनिक बलों का अधिकतम वहाँ लगा के और जो लोकतांत्रिक प्रशासन था उसको खत्म करके यहाँ से गवर्नर बैठा के उसको संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक स्थितियाँ एक जबरन हासिल की गई शांति जैसी हैं, जिनके नीचे ज्वालामुखी तैनात है। और आपने नोटबंदी देख ही लिया, देश की अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, निर्यात-आयात में जो अंतर है और जो हमारे जो खरीद-फरोख्त का जो बिल होता है कि कितना हम बाहर से खरीदते हैं, कितना हम यहाँ से बाहर बेचते हैं, उसका जो अंतर है बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच जो आर्थिक डिस्पैरिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। खैर, इसी दौरान एक बिल्कुल नई और एकदम अजूबी सी चीज़ अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 3 दिन पहले रिपोर्ट की कि हमारे देश का जो संस्कृति मंत्रालय है, वो एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के ज़रिए जो एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें सरकार की रुचि है, उनके ज़रिए हमारे देश में जो एक नस्ल का सवाल है कि कौन-सी नस्ल, किस जाति के लोग या कुछ इस तरह का, कौन कहाँ से है, किससे है, इसकी जाँच करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। ये जो नस्ल वाला सवाल है या किसी को जाति या किसी और आधार पर श्रेष्ठ समझने का जो विचार है, ये बहुत ही आउटडेटेड और पहले डस्टबिन में फेंका जा चुका है इतिहास के बहुत क्रूर और बहुत तकलीफ के बाद। लेकिन ये विचार बहुत जगह बीच-बीच में पैदा हो जाता है। चूँकि माइथोलॉजिकली और राजनीति में बहुत सारे लोग इस तरह की धारणाओं की परवरिश करते रहते हैं, जिसके अनुसार कुछ लोग दूसरों से किसी वजह से श्रेष्ठ हैं और उसमें एक मामला नस्ल का भी होता है। कुछ लोग रंग की वजह से किसी को श्रेष्ठ बताते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि जाति की वजह से कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, उनको उच्च जाति कहा जाता है, कुछ लोगों को वो निम्न करार दे देते हैं। इस तरह की धारणाएँ हैं जो आज के आधुनिक युग में माना ये जाता है कि मनुष्यता के विकास में नकारात्मक है, नुकसानदेह है और उन्होंने बहुत नुकसान किया है, मनुष्यों के अधिकारों का और मनुष्यता का। ये सब बातें जब जब जहाँ आई हैं, उन्होंने हमेशा अपने लिए आलोचना उत्पन्न की है। तो भारत में जैसे ही ये खबर आई, इस पर चर्चा बढ़ी। इसके 2 दिन बाद केंद्रीय सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, जिनका नाम उसमें उल्लिखित था, उन्होंने एक बयान देकर कहा कि नहीं, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। लेकिन जो उसमें दूसरे सज्जन थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारे केंद्रीय सरकार के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी ओर से विभिन्न खुद न्यू इंडियन एक्सप्रेस को और बाद में दूसरे लोगों को भी जवाब देके ऐसा कहा गया था कि जैसे ये हो रहा है। तो ये 2 अलग-अलग विचार दोनों हमारे पास उपस्थित हैं। क्योंकि एक गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है और एक समय में जो दुनिया में पिछली सदी के सबसे नकारात्मक व्यक्ति के रूप में जाने गए हिटलर, उनके दौर में जर्मनी में इस तरह के विचार का उद्भव और विकास और उसके बाद उनका विनाश हमने देखा है। तो ये विचार अब फिर से आए और हमारे आपकी बहस के बीच आए। इसको समझने के लिए मैंने राजू शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस जो हमारे प्रोग्राम्स में रहते हैं, उनसे अनुरोध किया कि वो हमें थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि ये क्या विचार है? इस तरह के विचार की आज के आधुनिक युग में उपस्थिति कितनी नुकसानदेह हो सकती है किसी समाज के लिए? और भारत में इस तरह का विचार
जो लोग ला रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसी बातें ला रहे हैं जिनको आज के युग में बहुत सारे लोग अस्वाभाविक समझते हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से उनके लिए उपयोगी होती है, इसलिए वो उसको लाते हैं बार-बार। तो इस पर उनसे समझा जाए कि ये उनके हिसाब से इसमें क्या है, इसका अतीत क्या है और इसका वर्तमान में परिप्रेक्ष्य क्या है। स्वागत है आपका राजू जी। ज़रा-सा जी हमारे दर्शकों को बताएँ ये क्या है भई, नस्ल की तलाश शुरू हो गई? जी शीतल जी, आपने जिस दिन ये न्यूज़ आइटम मुझे भेजा जी, और आपने सही उसके बाद कहा कि 2 दिन बाद एक खंडन निकला है। जी, संस्कृति का जो मंत्रालय है उसके सचिव एक श्री मोहन हैं। जी, लगता है कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले वो अ, ये कुतुब मीनार के दर्शन करके और वहाँ काफ़ी घूम फिर के भी आए हैं। जी, और वहाँ पे जितनी मूर्तियाँ वगैरह हैं उनके सूचीकरण और इस तरह की चीज़ों पे उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी, और उसके बाद ये खबर निकली कि श्री मोहन ने एक सक्रियता के साथ बैठक की। राखी गढ़ी जो प्रोजेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खुदाई काफ़ी सालों से जारी है, जी, उसमें जो शामिल हैं, एक प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिंदे शायद नाम है, उनके जी, साथ मीटिंग की। और कुल मिला के उस लेख का जो सारांश था या डिटेल था वो ये था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में उपकरण या टेक्नोलॉजी की खरीद हो रही है जो कि डीएनए जी, टेस्ट के जरिए रेशियल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगी। यूजेनिक्स इसको भी कहा जाता है। यूजेनिक्स एक ज़माने में एक साइंस के रूप में जैसे और आदि साइंस या अधूरे साइंस टाइप के होते थे, ऑलकेमी, यूजेनिक्स वगैरह था, जिसमें धारणा ये रहती थी कि ये नापते फिरते थे कि आपके सिर का शेप कैसा है और उसका साइज क्या है, और मुंह की लंबाई और चौड़ाई और बाकी बोन्स। तो उससे वो नस्ल के निर्धारण का काम करते थे। और यूजेनिक्स के पीछे जो एक एक धारणा जी, थी या एक जो थियरी थी, जो उसका लक्ष्य था वो ये था कि लोगों में ये विश्वास था, या कुछ लोगों में ये विश्वास था कि आप सुपीरियर जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक नस्ल होती है, उसको आप अलग कर सकते हो। उनका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है और उनको अगर आपस में उन्हीं का प्रजनन संरक्षित कर लिया जाए और उससे जो इंफीरियर नस्लें हैं या जीन्स हैं उनको अलग कर दिया जाए, तो ये सोशल डार्विनिज्म भी इसको बोलते हैं। डार्विन की थ्योरी में एक बहुत फेमस प्रसिद्ध फ्रेज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पीशीज कौन सी रहती है या किस तरह से भौतिक स्पीशीज का विकास होता है, अंगों का विकास होता है, उसका विभिन्नीकरण होता है, डाइवर्सिटी उसमें जी, आती है, वो डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की जी, थ्योरी को तोड़ मरोड़ के आप एक बेवकूफ की तरह से समझ सकते हैं कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतरीन, जिसके सबसे बड़े बाजू और जिसके सबसे बड़ा कंधा और शक्ति, वही ये सरवाइव विचार ये करेगा और विचार दूसरा नहीं। ये विचार सबसे पहले कब आया, कहाँ आया? ये आ, सं, ये चीजें कि व्यक्ति की आइडेंटिटी अलग अलग होती है और एवोल्यूशन कैसे हुआ, अफ्रीका से प्रारंभ हुआ और विभिन्न केवल ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन, ह्यूमन बीइंग से जो पहले ह्यूमनिड्स थे उनके साथ भी उनका प्रजनन हुआ, इंटरेक्शन हुआ। तो इस तरह से वो अफ्रीका से बाहर निकल के आए और अलग अलग
अलग अलग यात्राओं से या अलग अलग रूट से वो दुनिया भर में फैले। इसका एक साइंटिफिक एवोल्यूशन का, ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे बाकी स्पीशीज के एवोल्यूशन की स्टडी होती है नहीं इस नहीं पे। नहीं, मैं इसमें इस हाँ, पक्ष मैं पर आ रहा आता हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे कि हूँ। ये स्टडी होती रही है, उसमें उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी पे काफी इंटरेस्ट रहता है कि कैसे जीन्स आपस में मिलके डिफरेंट एरिया से आते हैं, फिर वो आपस में मिलते हैं, और किसी भी सिविलाइजेशन में या किसी भी एरिया में जो फीचर्स हैं फिर वो कैसे मिश्रण से पैदा होते हैं। तो जो स्टडी जो असली होती है, साइंटिफिक जो होती है, भली स्टडी जो होती है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी की होती है, मिश्रण की होती है, कि मिश्रण से किस तरह से ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई, और साइंस और टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन कैसे बनी, विकसित हुई। इसका जो बीमार पक्ष है, जो रोगी पक्ष है, वो प्यूरिटी का सिद्धांत है, डाइवर्सिटी का नहीं। डाइवर्सिटी का ठीक उल्टा, कि आप मैं वही पूछ जी, रहा हूँ, ये प्योरिटी का सिद्धांत कब आया और कौन लाया इसको, कहाँ आया? प्योरिटी के सिद्धांत पे कुछ लोग थे जो हमेशा से लिखते रहे, उसके थ्योरेटिशियंस थे, लेकिन जो समाज के जो लीडर थे या जो नेतागण थे या जो रूलर्स थे, उसमें सबसे पहले इसका जो संगठित कॉन्सेप्ट और प्रयोग हुआ वो नाजी हिटलर के समय में हुआ। 8 साल का उनका जो कार्यकाल, 8-9 साल का जो रहा, उसमें शुरू से उनका एक अलग डिपार्टमेंट भी था जिसमें तमाम साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, यूजेनिक्स के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे, तरह तरह की साइंटिफिक स्टडीज वो डेड बॉडीज के साथ और जिंदा लोगों के साथ करते थे, मेजरमेंट्स वगैरह लेके, क्योंकि उसके पीछे उनकी प्रभुता का एक सिद्धांत था, एक आर्यन सिद्धांत था कि भाई सबसे प्योर रेस जो है दुनिया में। जी जी। अब ये थोड़ा विडंबनात्मक है कि आर्य शब्द का इस्तेमाल नाजी जर्मनी में भी हुआ, आर्य शब्द का इस्तेमाल, आर्यन का इस्तेमाल हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन में भी होता है। और क्या हिटलर जी, के जर्मनी के अलावा किसी ने उसके बाद भी इस तरह की नस्ल की तलाश जैसा कोई काम कभी किया है? नहीं, वो यूजेनिक्स एज अ कॉन्सेप्ट या यूजेनिक्स एज अ विषय तो बहुत पहले ही बिल्कुल एक अमानवीय उसको रूप कह के दरकिनार कर दिया गया था। और हिटलर के समय में जो उसका दुरुपयोग हुआ जी और उससे जो कड़ी दर कड़ी लॉजिक बनी, कि जी आपने जब प्योर रेस की बात की तो उसके बाद आपने कानून, न्यूरेमबर्ग कानून पास किए, जिसमें आपने आपसी मिश्रण या आपसी विवाह जो सबसे प्योर रेस या सबसे प्योर खून के नहीं थे, उनके साथ कोई भी मिश्रित खून का विवाह नहीं कर सकता, और इसके जी माध्यम से आप एक प्योर रेस विकसित करते जाएंगे जो मास्टर रेस होगी। जी नॉर्डिक आर्यन जो आपके डैनिश रीजन में, नॉर्डिक रीजन में जो रहने वाले यूरोपियंस हैं, उनको वो मानते थे आर्यन। बल्कि एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब हिमलर होता था वहाँ के एसएस का सबसे बड़ा अधिकारी, तो जी। उस समय में एक टीम जर्मनी से 5 सदस्य या 6 सदस्य की टीम तिब्बत भेजी गई थी। अच्छा। वो एक कहानी ये भी है कि जो इसका उद्भव हुआ था आर्यन रेस का, प्योर आर्यन रेस का, वो ओरिजिनली तिब्बत के रीजन में कहीं हुआ, फिर वो मिश्रण के साथ उनका खून जो है आपस में हिलमिल गया। लेकिन कुछ लोगों का ये अंदाजा था कि वहां पे शायद प्योर नस्ल के कोई लोग मिल जाए या उसके बारे में कोई जानकारी हो जाए। तो उन्हीं सालों में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, तो एक 5 या 6 सदस्य की टीम बकायदा पहुंची है। एक बहाने से वो लोग कुछ और कह के आए थे कि कुछ और स्टडी कर रहे हैं, वो तिब्बत गए और जी तिब्बत में रहे, और वहां उन्होंने काफी स्कल्स और उनकी स्टडीज और डेटा वेटा इकट्ठा किया, उससे कुछ निकला नहीं। जी लेकिन वहां पे अच्छा उसके बाद तर्क दर तर्क ये जो लॉजिक थी ये फाइनल सोल्यूशन तक पहुंची न्यूरेमबर्ग जी लॉज के बाद। और फिर जूज
को, और जो बाकी स्लाव्स थे, जो जैसे रूसी लोग होते हैं या यूरोप के जो बाकी नस्लों के लोग होते हैं, उनको कमतर ह्यूमन बीइंग्स आंका गया। और जूस का फाइनल सॉल्यूशन, इसका मतलब उनका पूर्ण एक्सटर्मिनेशन और लाखों की तादाद में जो नरसंहार, जो जेनोसाइड हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हुए हैं, ये इसी लॉजिक का, इसी बीमार मानसिकता का, जो कि एक प्योर रेस, भाई अल्टीमेटली हिटलर का क्या कहना था कि एक प्योर रेस है, उसको जमीन चाहिए रहने के लिए, हमारे पास जमीन नहीं है, इसलिए हम एक्सपैंड करेंगे, हमने पोलैंड का कब्जा कर लेना है, हमने चेकोस्लोवाकिया का कब्जा कर लेना है, क्योंकि मास्टर रेस को जगह चाहिए। और चूंकि जू सबसे ज्यादा खराब खून वाला की जाति समझ लो या समूह है, तो उसका सर्वनाश होना है और उसका कोई संपर्क मास्टर रेस से नहीं रहना चाहिए। एक बल्कि दो जनरेशन तक देखा जाता था, जब नागरिकता दी जाती थी तो उसमें देखा जाता था कि कितने परसेंट हम लोग भारत लौटते हैं, तो आपके हिसाब से ये विचार अगर हमारे यहाँ इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के स्तर पर आया, भले उसका खंडन किया गया, लेकिन अखबार एकाएक तो इसको उपजा नहीं सकता, क्योंकि उसने दो पक्ष थे इसमें, दूसरे पक्ष ने इसको स्वीकार किया कि ये बात हुई है और ये बात हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, अभी तक उसका कोई खंडन नहीं आया है। तो दो पक्षों में जिनका नाम लिया गया, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक सेक्रेटरी हैं संस्कृति विभाग के, तो दोनों में से एक पक्ष स्वीकार कर रहा है इस मीटिंग के बारे में, एक पक्ष अखबार में छपने के बाद उसको अस्वीकार कर रहा है। लेकिन ये विचार हमारे इस दौर में शासन के स्तर पर पहुंचा और इस पर बात हुई, इसको आप किस तरह से लेते हैं? ये एक तरह से तो ये इतना बड़ा आश्चर्य पैदा नहीं करता, क्योंकि प्योरिटी वाला जो आइडिया है या विचार है, ये इस आइडियोलॉजी में, आरएसएस की मानसिकता में, हिंदुत्व के विचार में पहले भी तरह तरह से कहा जाता रहा है। आफ्टर ऑल हमारी पूरी जाति व्यवस्था एक प्योरिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पवित्रता के कोई किसी जाति में कितनी प्रतिशत पवित्रता है या प्योरिटी है, उसके हिसाब से जातियां आंकी जाती हैं, और उनके बीच में संपर्क या विवाह के जो नियम हैं वो भी नियमित होते हैं। और एक जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसकी तुलना देवलोक से या देवत्वता से की गई है, तो ये ख्याल पहले से मौजूद रहे हैं। तो उनका ये वाला रूप कि आप एक रेशियल प्योरिटी की साइंटिफिक जांच की दिशा में बढ़ें और आप ये तर्क प्रस्तुत करें कि एक मास्टर रेस होती है और बाकी रेसेस उससे इंफीरियर होती हैं, तो ये आश्चर्य पैदा नहीं तो इतना नहीं करता, लेकिन एक बहुत खतरा जरूर पैदा करता है, क्योंकि किस दिशा में ये सोच जाती है और बहुत शीघ्रता से जाती है, ये हम देख चुके हैं और ये अवश्यम भावी है। मैंने आपको एक और लिंक भेजा था, जिसमें 3-4 साल पहले एक आरोग्य भारती नाम की संस्था है, उसने जगह जगह सेमिनार किए, बल्कि जो पति पत्नी जो बच्चा पैदा करने के इच्छुक हैं उनको ट्रेन किया या उनको बताया कि किन अवस्थाओं में आप गर्भधारित हों और उसके लिए आप क्या क्या उपाय करें, ताकि आपको जीनियस पुत्र या पुत्र की बात करते हैं, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो, जीनियस, जो कि गोरा होगा, जो कि विलक्षण होगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एक ऐसी मानसिकता को विकसित करती हैं जहां पर आप दो तरीके के ग्रुप्स का आप ख्याल करने लगते हैं। नस्ल का सवाल जो है, ये दुनिया में, अमेरिका में 2017-18 नहीं 1917-18 में कहीं एक लेवल पे पैदा हुआ था, बाद में जर्मनी में इसका प्रयोग हिटलर ने किया।
यानी ये माना जाए कि मनुष्यों में कुछ लोग श्रेष्ठ हैं, उनको श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जाए और उनके रक्त के अध्ययन के आधार पर कहा जाए कि ये श्रेष्ठ हैं, और जो जिनको श्रेष्ठ नहीं माना जाए उनको नष्ट कर दिया जाए। इस क्रम में उन्होंने ज्यूज को वहां नष्ट करने की बात की थी। ये एक राजनीतिक विचार है और इसमें हिंसा शामिल है, क्रूरता शामिल है, जेनोसाइड शामिल है, नरसंहार शामिल है। इस तरह का विचार आधुनिक समाज के लिए नर्क के समान है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे दौर में हम इस समय जो सत्ता का संचालन देख रहे हैं, उसमें इस तरह के विचारों को भी जगह मिल रही है। आप इतिहास में तोड़-मरोड़ नहीं, लूट-मार देख रहे हैं। इतिहास या कोई भी ज्ञान जो है, वो एक लंबे अध्यवसाय से पैदा होता है, जिसमें अध्यवसाय लगातार जारी रहता है। उसकी जगह शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर या इधर-उधर से कोई फ़िल्म बना के उसको ओवरकम करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उस अध्यवसाय करना, समयबद्ध करना, लंबे समय तक करना, ये कठिन काम है। कठिन की जगह शॉर्टकट ढूँढे जा रहे हैं। उसी तरह से ज्ञान के दूसरे स्रोतों में और समाज के दूसरे जगहों पर इस तरह की विचार प्रणाली और इस तरह के पुराने आउटडेटेड फैसले प्रकाश में आ रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करने वाले लोग नरसंहार के दोषी रहे हैं समाज में। देखिए, आप आपको विदित है, हम सबको विदित है कि इधर जो पूरी राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जिसमें दो प्रमुख जो धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो आमने-सामने अलग-अलग स्तरों पर आ गए हैं और उसमें एक प्रमुख रोल उस ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाने में या और कठिन बनाने में रहता है इतिहास का, कि इतिहास को आप किस तरह से पढ़ते या देखते हैं। उसमें एक पूरा कंसेप्ट है कि जो हिंदू जो सभ्यता है, वो प्राचीन सभ्यता, उसका एक गौरव या उसकी एक अनन्यता, विश्व गुरुता उसकी, जो भारत को विश्व गुरु करने की बात की जाती है। हमारे साइंस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे तो सर्जरी से लेके और हवाई जहाज चलाने की तकनीक और एटम बॉम्ब बनाने की तकनीक सब कुछ हजारों साल पहले से थी। ऐसी मान्यताएं एक आम हिंदू समाज में काफी व्यापक हैं और काफी फैली हुई हैं। अब इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट अगर हम लाते हैं और उसकी एक कहने को एक उसकी साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं कि जो जो एक जो जिसे जिसे एक भाजपा की का जो कहना है आर्यन थियरी के बारे में, कि वो हमेशा से बाहर से नहीं आए थे और कोई माइग्रेशन नहीं हुआ था, वो यहीं के थे। और अगर इस पूरे प्रकरण के माध्यम से ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास है कि ये जो आर्यन यहीं के भारत के हैं और ये नस्ली तौर पे सबसे प्योर हैं, और जब सबसे प्योर कहे जाएंगे तो फिर सबसे बेहतरीन भी दुनिया के स्तर पर, विश्व के स्तर पर कहे जाएंगे, जैसे जर्मनी में हुआ था। और जब एक नस्ल अपने आप को कहने लगती है, मानने लगती है, समझने लगती है कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, और तब वो जो बाकी बचे लोग हैं, जिनमें प्रमुख भारत के संदर्भ में जो आज के पॉलिटिकल हालात हैं, मुस्लिम आते हैं, तो उनके प्रति द्वेष भाव, उनके प्रति हिंसा, उनके प्रति कटुता, या उनको एक अलग थलग करने की जो पूरी एक पूरा फोर्स रहता है, ये उसके बाद और शह पाएगा और इस दिशा में आगे बढ़ना में एक आयाम जुड़ जाएगा, जिससे जिससे पीछे हटना और भी कठिन सिद्ध होगा। इस मायने में ये एक बहुत ही एक ऐसी चीज है जो, जैसे मैंने कहा, कि आश्चर्यचकित नहीं करती, लेकिन चिंता का विषय है।
और तो खंडन करना एक बात है, खंडन करना एक बात है, लेकिन ये सूची में शामिल है। तो इस तरह का अध्ययन तो वो नतीजे लेने की ओर बढ़ सकता है जिसमें दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज को कह दिया जाए कि वो अश्रेष्ठ हैं, और सवर्णों को कह दिया जाए, और खासकर ब्राह्मणों को कह दिया जाए कि वही श्रेष्ठ हैं, और समाज पे उनके जो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको स्थापित करके, और इस तरह के ऑपरेसिव सोसाइटी के रूप में जैसे सामंतवाद में वो था वैसे उसको चलाया जा सके, इसके लिए एक तर्क प्रदान करने की कोशिश इसमें लगती है आपको? अब मैं ये तो नहीं देख पा रहा हूं कि पॉलिटिकली इलेक्टोरली चुनाव जीतने में ये कितनी सहायक हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति रही है जिसमें उसे सफलता मिली है, तो उसको ओबीसी को और दलितों को उसमें शामिल हिंदू समाज में कम से कम वोट के स्तर पर करना पड़ा है। केवल उच्च जाति के ब्राह्मण और दूसरी उच्च जातियों के माध्यम से इलेक्शन जीतना तो उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हम केवल ये जो प्रयास की एक दिशा बनी है, केवल इसे हम देखते हैं, तो ये स्पष्ट है कि इस तरह की अगर कोई साइंटिफिक स्टडी, छद्म साइंटिफिक स्टडी या अर्ध साइंटिफिक स्टडी करने का प्रयास होता है और उसके माध्यम से सिद्ध किया जाता है कि एक रेस है जो कि आर्यन रेस, जो कि बिल्कुल शुद्ध है और सर्वश्रेष्ठ है, तो उससे बात तो यही निकल के आई कि जो उत्तर भारत के को जो ब्राह्मण वर्ग है या उच्च जाति का वर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो आपका दक्षिण की तरफ का वर्ग है और जो दूसरी जातियां हैं और आदिवासी हैं, दलित हैं, वो दोयम दर्जे के व्यक्ति हुए, और जो जाति व्यवस्था के जो मूल प्रिंसिपल्स सिद्धांत थे उनको एक अजीब सा एक साइंटिफिक बेसिस कि देखिए साहब डीएनए की स्टडी से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी यही सिद्ध हो रहा है। तो ये राजनीतिक तौर पर तो मुझे लगता है कि इतना इलेक्टोरली ठीक चीज नहीं है, लेकिन अवश्य ही हमारे शास्त्रों को एक वैज्ञानिक जिसे कहते हैं वैधता प्रदान करने की दिशा में कदम है, और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है आरएसएस में और इनके संगठनों में जो कि इस ओर तत्पर और आगे रहते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के भी आगे जाकर। तो मित्रों, नस्लवाद दुनिया में जो सभ्य दुनिया है उसने एक अपराध के तौर पर लिया है, और बहुत सारे देशों में नस्लवाद पर कानून है, उन पर कार्रवाई होती है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश का एक प्रयास हुआ जिसको एक पक्ष नकार रहा है, दूसरा पक्ष स्वीकार रहा है। हमें ये सचेत करता है कि हम वाकई एक ऐसे दौर में हैं जिसमें हमारी जो पहले से चली आ रही बुनियादी कठिनाइयां हैं उनके ऊपर नए किस्म की कठिनाइयों के आवरण पैदा किए जा रहे हैं, जिनमें से बहुत से इतने खतरनाक हैं कि वो अतीत में नरसंहारों की ओर बढ़े हैं, और उन्होंने दुनिया भर को अपने द्वारा पैदा की गई तकलीफ में शामिल किया है, और दुनिया भर को उससे परेशानी हुई है और उसकी भरपाई नहीं हो सकी, और उन खास देशों को तो उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सब चीजें हमें सचेत होने के लिए है और इन पर आंख रखने के लिए है। नई तरह का विषय था। धन्यवाद राजू शर्मा जी को जिन्होंने इसको जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी पहल तो नरक द्वार का दरवाजा खटखटाने की तरह से है। सचमुच इसी पर इस कार्यक्रम को हम समेटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। हरीप आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।